Okay, so we'll be discussing May June 2020 paper number 22. सही है, इसके अंदर हम बेटा एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओ लेवल अकाउंट्स का ये पेपर है। हम इसमें एक सोल ट्रेडर वाला सवाल डिस्कस करेंगे, होलसेलर वाला। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही है, ये रहा सवाल। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। GOK is a wholesaler. He prepares his financial statement to the end of February each year. यानी कि बेटा GOK जो है वो एक होलसेलर है। वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है फरवरी के एंड पे। जब फरवरी एंड हो रहा होता है तो उसका यानी कि साल भी एंड हो जाता है। On 29 February 2020, GOK's ledger account balances included the following. हमें यहाँ पे रेवेन्यू गिवन है। रेवेन्यू इज ऑल्सो रेफर्ड एज सेल्स। हमें यहाँ पे परचेजेस गिवन है। परचेजेस को हम कहते हैं जब आप गुड्स परचेज करते हो। हमें यहाँ पे सेल्स रिटर्न गिवन है। जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करते हैं उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। हमें क्या बेटा डिस्काउंट अलाउड गिवन है। डिस्काउंट अलाउड हम अपने क्रेडिट कस्टमर्स को देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। वेजेस भी हमारा एक्सपेंस है। रेंट एंड रेट्स भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। जनरल एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस ही होते हैं। इररिकवरेबल डेट यानी कि बैड डेट भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस है। टेलीफोन एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस हैं। इन्वेंट्री एट 1 मार्च 2019 यानी कि यहाँ पे बेटा ये ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है। ड्राइंग्स भी गिवन है। फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि पुरानी डेप्रिसिएशन भी हमें गिवन है। आगे बोल रहे हैं GOK डिड नॉट हैव टाइम टू काउंट द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेंट्री एट 29 Feb 2020 यानी कि क्लोजिंग जो इन्वेंट्री की वैल्यू है ना वो उसके पास काउंट करने का टाइम नहीं था। वो मार्जिन अप्लाई करता है 25%। अगर आपको याद हो बेटा मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मार्कअप एंड मार्जिन। हम मार्जिन के थ्रू बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा तो हम इन्वेंट्री की वैल्यू भी ढूंढ लेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू वो भी हमें निकल जाएगी। वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा अभी। वो कह रहे भाई लोन उसने ऑब्टेन किया है 60,000 का, लेकिन लोन ऑब्टेन कब किया है? 1 जुलाई 2019। और लोन के ऊपर बेटा इंटरेस्ट चार्ज किया है 7%। यानी कि 60,000 का लोन था, उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7%। एनुअल इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा होगा 4,200। इंटरेस्ट 4,200। लोन लिया कब है? 1 जनवरी को बेटा हमने लोन लिया है। सॉरी, 1 जुलाई को बेटा हमने लोन लिया है। और ये एंड कब हो रहा है? 29 Feb 2020। यानी कि 1 जुलाई से लेके 29 Feb तक हमें काउंट करना है। जुलाई 2019 से लेके फरवरी 2020 तक हम काउंट करेंगे, क्योंकि 4,200 तो एनुअल पर एनम वाला इंटरेस्ट है ना बेटा, जो मैं सालाना पे करता हूँ। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है ये सालाना की तो नहीं है ना, उसने बीच में लोन दिया था। उसने ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया था। तो हम गिनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यानी कि ये 8 मंथ्स हो गए। तो हम बेटा इसको सिंपली कर देंगे 4,200 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12।
मैं जब डिवाइड बाय 12 करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हर महीने में कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। अगर पर एनम यानी कि एक साल में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम 4200, और अगर मैं डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो मुझे पता ये चल जाएगा कि पर मंथ कितना हम लोन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 4200 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं बेटा। जब 4200 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 350, यानी कि पर मंथ हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 350। अब क्योंकि मुझे सिर्फ 8 मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2800। अगर उसने ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया है तो बेटा जो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा वो सिर्फ उसी ड्यूरेशन का जाएगा ना, जिस साल में उसने इंटरेस्ट लिया था, जिस साल में उसने लोन लिया था वो इंटरेस्ट उसी पर्टिकुलर ईयर का, उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन का जाएगा। अब क्योंकि 8 मंथ थे तो 8 महीनों का ही इंटरेस्ट जाना चाहिए, 12 महीनों का तो इंटरेस्ट नहीं जा सकता ना। सिंपल सी बात है, तो ये हमने बेटा कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ गया। फिर वो कह रहे हैं फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट आर बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैंने आपको समझाया था ना बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम नेट बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं, नेट बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे होते हैं। और नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट की बेटा कॉस्ट कितनी है? फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट मुझे यहाँ पे गिवन है 120,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 43,200। तो मैं कर दूंगा 120,000 माइनस 43,200, 1,20,000 माइनस 43,200। तो बेटा ये आ जाएगा 76,800। सही है, ये हमारी नेटवर्क वैल्यू है। अब ये तीसरी वाली एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर रहे हैं, 76,800 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो मुझे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी 20%, 15,360। 15,360 जो है वो मेरे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी। चौथी वाली एडजस्टमेंट में बेटा क्या बोल रहे हैं? वो कह रहा है इंश्योरेंस इंक्लूड 1500 विच कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च टू 30 सितंबर 2020। वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है ना बेटा उसके अंदर 1500 इंक्लूडेड है, लेकिन वो 1500 1 मार्च 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक है। और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? हमारा ईयर एंड हो रहा है फैब में, फैब 29 फैब 2020 ना, ये देखें 29 फैब 2020 को मेरा ईयर एंड हो रहा है। तो जो मार्च वाला जो पोर्शन है, जो मार्च वाला एक्सपेंस है वो तो बेटा इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस जो थी बेटा मेरी 4,500, उसमें से 1,500 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्योंकि मार्च वाली, क्योंकि हमें क्या कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, हमें यही कहता है ना कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी मैच्ड इन द ईयर इन विच दे हैड इनकर्ड। इस साल में, जिस ईयर में बेटा आपके एक्सपेंसेस इनकर होते हैं आप उनको उसी साल में मैच करते हो। तो सिंपल है बेटा, हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, 4,500 माइनस 1,500, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3,000। ये क्या होगा बेटा? ये होगा आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस, फाइनल इंश्योरेंस एक्सपेंस। फिर आगे वो बोल रहे हैं ड्राइंग्स इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ $1660 और GOK's पर्सनल टेलीफोन एक्सपेंसेस, 1/4 ऑफ दिस अमाउंट विल बी फॉर बिजनेस यूज। वो कह रहे हैं भाई GOK के ने जो फोन था ना वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें से 1/4 जो है वो बिजनेस यूज के लिए था।
ये जो 1660 की ड्राइंग्स है ना, उसमें से एक क्वार्टर बिजनेस यूज के लिए। अच्छा, मैं ये चीज आपको समझा देता हूँ। बेटा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेटा हमें ये कहते हैं कि जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, हम दोनों को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। यानी कि जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, मैं उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो तो रिकॉर्ड होते ही हैं, लेकिन आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो इसका हम क्वार्टर निकाल लेंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर मैं 1660 को बेटा मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, तो मुझे पर क्वार्टर पता चल जाएगा कि कितना एक्सपेंस चार्ज हुआ है। 415। यानी कि 415 इंक्लूड होगा और जो रिमेनिंग है वो इंक्लूड नहीं होगा। किस में है बेटा ये? पर्सनल टेलीफोन एक्सपेंसेस। 4565। 4565 प्लस 415। 4565 प्लस 415। तो आपके पास टेलीफोन एक्सपेंसेस की वैल्यू आ जाएगी 4980। 4980 जो है वो मेरे फाइनल टेलीफोन एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने ना आसान काम ये किया है कि मैंने पहले सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली। अच्छा, लेकिन अभी भी पहली एडजस्टमेंट हमारी रहती है। वो क्या है बेटा? कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे जो है ना वो पता है, मार्जिन। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद हो। मार्जिन इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन कॉस्ट, यानी इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन सेल्स। यानी कि 25% मार्जिन का मतलब ये है कि जो भी मेरी सेल्स की वैल्यू होगी ना, जो भी बेटा मेरी सेल्स की वैल्यू है, उसका 25% जो है वो मेरा प्रॉफिट होगा। उसका 25% मेरा प्रॉफिट होगा, बिकॉज मार्जिन इज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। मार्जिन इज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। लिख लें अपने पास। मार्जिन इज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। मार्कअप इज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। Markup is profit as a percentage of cost. Margin is profit as a percentage of sales. Markup is profit as a percentage of cost. अब देखिए, मैं आपके सामने ना ये फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट भी करके दिखाता हूँ। मेरी सेल्स की वैल्यू है 420,000। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेल्स की वैल्यू 420,000 है, लेकिन 12,000 का बेटा सेल्स रिटर्न भी हो रहा है। तो 420,000 माइनस 12,000 कर दें, आपको नेट सेल्स पता चल गई 408,000, 408,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे नहीं पता, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक्स कंसिडर कर लिया। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल्स। तो 408,000 का अगर मैं 25% निकाल दूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 102,000। एक्स की वैल्यू आराम से आ जाएगी 408,000 माइनस 102,000 equals to x. 408,000 माइनस 102,000, तो आंसर आ जाएगा 306,000। अब 306,000 मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। मुझे पता चल गया कि भाई मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,06,000 है। मैंने कैसे किया? सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमें याद है इनकम स्टेटमेंट से। सेल्स की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है? 420,000 सेल्स थी, लेकिन उसमें से 12,000 का सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो हमेशा नेट सेल्स पे ही बेटा अप्लाई होता है। तो 420,000 माइनस 12,000 अगर आप कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 408,000। 408,000 minus x is equals to 25% of 408,000। अगर आप 25% निकालें 408,000 का, तो आपके पास आंसर आएगा 102,000।
तो 102,000 जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मार्जिन यही होता है ना, मार्जिन इज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, की जितनी भी आपकी सेल्स हैं उसका 25% मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मार्कअप होता तो फिर मैं कॉस्ट पे अप्लाई करता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इसने मार्जिन दिया हुआ है, इसलिए बेटा मैं सेल्स पे अप्लाई करूंगा, मैं कॉस्ट पे अप्लाई नहीं करूंगा। तो आपके पास बेटा आ गया 2800, 2800 आ गया हमारे पास, और सॉरी 306,000 हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब कॉस्ट आ गई है तो मैं इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, हमने पूरी वर्किंग कर ली, अब हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा सेल्स, ठीक है, सेल्स लिखूंगा सबसे पहले। सेल्स की वैल्यू क्या है? 420,000। सेल्स रिटर्न में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेल्स रिटर्न कितना है? 12,000, अभी हमने क्वेश्चन में देखा है। नेट सेल्स कितनी आएंगी? 420,000 माइनस 12,000, तो नेट सेल्स आ जाएंगी 408,000। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये रही बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट 1 मार्च 2019, क्योंकि 29 Feb 2020 को ईयर एंड हो रहा है, तो 1 मार्च 2019 हमारे ओपनिंग वैल्यू होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री है 26,700, 26,700। इसके अंदर परचेजेस ऐड कर देंगे, 311,400 परचेजेस, 311,400। कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है? नहीं, कोई परचेज रिटर्न नहीं है। परचेजेस की वैल्यू हमारे पास बेटा यहाँ पे गिवन है 311,400, आपको नजर आ रही होगी। परचेजेस भी आ गई हमारी। ओपनिंग इन्वेंट्री 8 परचेजेस, अगर कैरेज इनवर्ट्स होता तो उसको भी ऐड करता, लेकिन कोई कैरेज नहीं गिवन, तो मतलब नहीं है कोई कैरेज। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मसला ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 306,000, जो अभी मैंने कैलकुलेट की है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 306,000। अब मैं निकाल सकता हूँ बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर आप बोलती मैं सेपरेट भी आपको करके दिखा देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री 8 परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, 26,700 प्लस 311,400 माइनस एक्स इक्वल्स टू 306,000। ठीक है, अब मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपली कैसे निकलेगी बेटा? 306,000 माइनस 311,400 माइनस 26,700, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा आ जाएगी 32,100। सही है, 32,100, तो ये हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल ली। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट आता है तो ये चीज़ आपको पता है कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे आप, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100
2000। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,02,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बेटा अब मैं एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एक्सपेंसेस में हमारे पास डिस्काउंट अलाउड जाएगा। अच्छा, अब एक्सपेंसेस में मेरा करने का तरीका ये होता है कि जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, मैं उनको पहले लिख लेता हूँ, मैं उनको पहले कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो बस मैंने कॉपी पेस्ट करने होते हैं उनको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आप भी चाहें आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और वो हमने कैलकुलेट भी कर लिया था ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे हमने निकाल लिया था 2,800। लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस 2,800। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में मैं पहले लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये कैलकुलेट मैं कर चुका हूँ अभी। 2,800। वर्किंग बस आपने शो कर देनी है, जो ऊपर मैंने की है। इसके बाद दूसरा कौन सा एक्सपेंस था बेटा? दूसरा था हमारे पास एक्सपेंस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है? 15,360। ये देखें, ये हमने अभी कैलकुलेट की थी। 15,360 आपकी डेप्रीसिएशन आ गई। फिर हमने बेटा इंश्योरेंस निकाला था 3,000, जो 4,500 था, और उसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया था प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि अगले साल के 1,500 हमने इस साल इंक्लूड कर दिए थे, तो इसीलिए 4,500 में से 1,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3,000 आंसर आएगा। इंश्योरेंस। फिर उसके बाद बेटा टेलीफोन एक्सपेंसेस। इसकी भी एक एडजस्टमेंट हमने सॉल्व की है। टेलीफोन एक्सपेंसेस ये रहे 4,980। 415 हमने ऐड किया था क्योंकि उसने एक क्वार्टर इस्तेमाल किया था बिजनेस यूज के लिए। तो 4,980 यहाँ पे चला जाएगा। फिर उसके बाद बेटा और कौन सा रहता है हमारा? सही है, सारे कर लिए। अब बस मैंने ऊपर से बाकी जो एक्सपेंसेस हैं कॉपी पेस्ट करने हैं। सबसे पहला हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड 9,000। ये देखें। फिर बेटा हमारे पास है वेजेस 12,360। 12,360। फिर हमारे पास है रेंट एंड रेट्स 11,750। फिर हमारे पास है जनरल एक्सपेंसेस 4,220। सही है। इनको आप अपने पास लिख लो अब। सबसे पहले तो डिस्काउंट अलाउड वो एक्सपेंस है हमारा। वेजेस वो भी एक्सपेंस है हमारा। जनरल एक्सपेंसेस वो भी एक्सपेंस है हमारा। इररिकवरेबल डेट वो भी एक्सपेंस है। इंश्योरेंस हम अभी इंक्लूड कर चुके हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस भी अभी हमने एडजस्टमेंट सॉल्व करके इंक्लूड कर दिया था, और डेप्रीसिएशन भी डाल चुके हैं। तो जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस बचे हैं अब बस मुझे उनकी वैल्यूज लिखनी है। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 9,000। डिस्काउंट अलाउड के बाद वेजेस। वेजेस हैं हमारे पास 12,360। वेजेस के बाद बेटा हमारे पास है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स हैं हमारे पास 11,750। ये बस ऊपर से मैं वैल्यूज उठा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। आपको जो मैंने वैल्यूज दिखाई है ना, बस मैं ऊपर से जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, अब बस मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। फिर हमारे पास है बेटा जनरल एक्सपेंसेस 4,220।
फिर हमारे पास है बेटा बेड डेट 8600। सही है। अब मैं इन सबका ना बेटा टोटल कर लूंगा, तो मैं, ताकि मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाए। 9000 प्लस 2800 प्लस 15360 प्लस 3000 प्लस 4980 प्लस 12360 प्लस 11750 प्लस 4220 प्लस 8600। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 72,070। अब मुझे कुछ भी नहीं करना। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 102,000 माइनस 72,070 करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 29,930। ये हो जाएंगे बेटा हमारे नेट प्रॉफिट 29,930। सही है। हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैंने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले फॉर्मेट मुझे याद होना चाहिए, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना आना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है, बस जो इंग्लिश है उसको मुझे इंटरप्रेट इजीली करना आना चाहिए, कि मैं जो अंग्रेजी वो बोल रहा है, जो इंग्लिश में जो वो बात कर रहा है मैं उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकूं। फिर बेटा आगे वो बोल रहा है द वेजेस पेड बाय जीओके आर टू हिज पार्ट टाइम वेयरहाउस असिस्टेंट एमन advised GOK whether or not he should offer Eamon a partnership in the business. Justify your answer with two advantages and two disadvantages. देखिए बेटा वो बोल रहा है कि जो वो वेजेस जीओके पे कर रहा है ना, वो अपने पार्ट टाइम वेयर हाउस असिस्टेंट को कर रहा है। एमन है, इसका नाम एमन है। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं आप क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या जीओके को एमन को पार्टनरशिप ऑफर करनी चाहिए है बिजनेस में या नहीं। और हमें अपनी एक जस्टिफिकेशन देनी है जिसके अंदर हमें दो एडवांटेजेस बताने हैं और दो डिसएडवांटेजेस बताने हैं ऑफ ऑफरिंग पार्टनरशिप। आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया था ना कि भाई एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। तो अब सबसे पहले तो बेटा एडवांटेजेस लिखते हैं। नंबर वन, GOK would no longer need to pay wages to Eamon as he would not be an employee. No longer need to pay wages। ठीक है, अब एमिन को कोई वेजेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब पार्टनरशिप में वो आ गया, जब वो पार्टनर बन गया तो बेटा अब वो बिजनेस का एम्प्लॉय तो नहीं है, एम्प्लॉय को तो वेजेस देनी पड़ती हैं, लेकिन अब एमन को वेजेस नहीं देनी पड़ेंगी बिकॉज उसको जो है प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा और वेजेस नहीं पे करने हमें पड़ेंगी। एमन वुड इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द बिजनेस। जाहिर सी बात है जब एमन को पार्टनर लाएगा तो एमन इन्वेस्ट भी करेगा कैपिटल इनटू द बिजनेस। एमन वुड इन्वेस्ट कैपिटल, एमन वुड इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द बिजनेस। इसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा भी आपको बता देता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी डिवाइडेड।
अमंगस्ट पार्टनर्स। पहले सारा काम जीओके को खुद करना पड़ता था। अब क्योंकि बेटा ईमन उसका पार्टनर बन गया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी स्प्लिट हो जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइड हो जाएंगी। फिर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में बेटा हम ये बोल सकते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले पहले जो है वो जियो के सोल ट्रेडर था, तो उसको किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करना नहीं पड़ता था बेटा, किसी के साथ प्रॉफिट डिवाइड करना नहीं पड़ता था। अब क्योंकि बेटा वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, वो पार्टनरशिप में जा रहा है, तो प्रॉफिट उसको शेयर करना पड़ेगा विद एमन। ठीक है, एमन के साथ उसको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स could arise between partners, conflicts could arise between partners, conflicts could arise between partners। जीओके और एमन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है भाई। हो सकता है एमन बोले कि यार ऐसा करना चाहिए, हमें अपने होलसेलर को एक्सपैंड करना चाहिए, एक्सपेंशन की तरफ लेना चाहिए, लेके जाना चाहिए। जीओके बोले नहीं यार, इससे ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, जितना प्रॉफिट अब अभी हम कमा रहे हैं वेल एंड गुड है, और एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। वो बोले यार एक काम करना चाहिए, एमन बोले वो काम नहीं करना चाहिए। एमन वुड एक्सपेक्ट टू टेक ड्राइंग्स फ्रॉम द बिजनेस। एमन जो है वो ड्राइंग्स भी कर सकता है बिजनेस से, यानी कि गुड्स या कैश विड्रॉ कर सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, ड्राइंग्स का मतलब होता है जब आप अपने पर्सनल यूज के लिए, जब आप अपने इस्तेमाल के लिए कोई गुड्स या कोई कैश विड्रॉ करते हो फॉर योर पर्सनल यूज, फॉर योर ओन यूज, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो GOK would no longer be able to take all the decisions on his own. GOK will no longer take decisions on his own। वो अपनी मर्जी से अब बेटा डिसीजन भी नहीं ले सकते। जाहिर सी बात है, जब एक बिजनेस में पार्टनर आ जाता है, जब एक बिजनेस में पार्टनर एंटर करता है, जब आप पार्टनरशिप सेल करते हो दूसरे बंदे को, तो ऑब्वियसली उसको भी कंसल्ट करना पड़ता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। अब आप खुद तो डिसीजन नहीं ले सकते, तो GOK को कंसल्ट करना पड़ेगा ईमन को बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ईमन को कंसल्ट करना पड़ेगा। एमन वुड बी इंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। एमन को प्रॉफिट में से शेयर भी मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है बिटवीन एमन एंड जीओके, और जीओके विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन। प्लस आप एक ड्राइंग्स वाला पॉइंट भी लिख सकते हो अगर आप चाहो कि यार एमन जो है वो गुड्स या कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ऑब्वियसली ये चीज बिजनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है बेटा, अब मैं अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, मैं फिर से बता देता हूँ। देखें, पहली वाली एडजस्टमेंट क्या थी? पहली वाली एडजस्टमेंट में बोल रहा था जीओके डिड नॉट हैव टाइम टू काउंट इन्वेंट्री ऑन ऑन 29 अप्रैल 2020, यानी कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 मार्च 2019 को। आप देख सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है, बट क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे नहीं गिवन, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में ढूंढ लूंगा। कैसे ढूंढ लूंगा? मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेटा मुझे मार्जिन बता दिया गया है 25%। वो बोल रहा है हिज मार्जिन इज 25%, यानी कि जितनी भी सेल्स है ना बेटा, उसका 25% उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमने यहाँ पे वर्किंग करी है 408,000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 102,000। 102,000 कैसे आया है? 408,000 का बेटा 25%। अच्छा, ये 408,000 सेल्स हैं, ये कैसे निकली हैं? Sales minus sales return is equals to net sales। 420,000 माइनस 12,000 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 408,000। 408,000 माइनस x is equals to 102,000। 408,000 माइनस 102,000 is equals to x, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 306,000।
अब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली, तो क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। 306,000 के बराबर कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स कंसिडर कर लें। ठीक है, ये देखें, एक्स कंसिडर कर लिया, एक्स को सब्जेक्ट बनाए, आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का 32,100। 32,100 जो है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी। फिर हमने क्या किया बेटा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 102,000। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस थे, तो मैंने जैसे आपको समझाया, आप सबसे पहले क्या किया करें, जो आपके एडजस्टमेंट्स वाले एक्सपेंसेस होते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व कर लें, तो इससे चीज आपके लिए आसान हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही है, वो कह रहा है भाई 60,000 का लोन था, इसके ऊपर 7% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। यानी कि 60,000 का अगर आप 7% निकालें तो पर एनम जो इंटरेस्ट पे कर रहा है जियो के, वो है 4,200। लेकिन ये इंटरेस्ट कब से कब तक के लिए है? ये 1 जुलाई 2019 को लिया गया था, ऑब्टेन किया गया था फ्रॉम बैंक। यानी कि 1 जुलाई से 29 फैब, अगर आप काउंट करें तो ये 8 मंथ्स बनते हैं। तो अगर आप करें बेटा 4,200 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,800। यानी कि 8 महीनों का इंटरेस्ट कितना होगा? 2,800। ये आपका 8 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। फिर वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट पे 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम नेट बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। 120,000 माइनस 43,200 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76,800। 76,800 का आप 20% ले लें तो आपके पास आंसर आएगा 15,360। 15,360 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। फिर वो आगे कह रहा था बेटा, इंश्योरेंस ऑफ $1,500 विच कवर्स ऑन द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1 मार्च टू 30 सितंबर। यानी कि ये 1 मार्च से लेके 30 सितंबर 2020 के लिए, और हमारा ईयर एंड हो रहा है 29 फैब को। यानी कि मार्च वाला जो मंथ है वो काउंट नहीं होगा, मार्च से सितंबर वाला काउंट नहीं होगा, इसीलिए बेटा मैंने इंश्योरेंस में से 1,500 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इंश्योरेंस आ गया 3,000। और वो कह रहा था टेलीफोन एक्सपेंसेस 1 क्वार्टर जो है वो आपने बिजनेस यूज के लिए थे, तो 1660 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ड्राइंग्स जो थी उसमें से 1 क्वार्टर बिजनेस यूज के लिए और टेलीफोन एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड होंगे। तो आपके पास आ गया 415, जो तो टेलीफोन एक्सपेंसेस थे उसमें 415 आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 4,980। ये 4,980 जो है वो मेरे फाइनल टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, और ये मैंने इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी।